तो स्टोरी टाइम फिर से बैठ गई हूँ दोपहर में आराम से आपको स्टोरी सुनाने के लिए। तो आज वो स्टोरी टाइम में मुझे एक चीज़ याद आ रही थी कि जो जिस सरजमी पे जो भी रहता है ना, पैदा होता है, जहाँ रहता है इंसान, उसी टाइप से ही उसी तरह का अपना माइंड मेकअप कर लेता है। उसी तरह से मतलब ये है कि वहीं के रंग ढंग में, वहीं के वातावरण में इंसान उसी तरह से ढल जाता है और रहने लगता है। उससे अगर परिवर्तन, देखिए प्रकृति का नियम है, परिवर्तन तो होते रहते हैं, लेकिन उस परिवर्तन को एकदम स्वीकारना जो होता है वो उसमें थोड़ा सा इंसान को टाइम लग जाता है। किसी भी, अगर आप किसी भी चीज़ के हैबिचुअल हैं और अचानक ही आप कोई लाइफ में चेंज कुछ आपके आता है, तो उस चेंज को एकदम तो आप नहीं चेंज कर पाएंगे। तो उसी के ऊपर मुझे एक छोटी सी पुरानी सी कहानी याद आ रही थी, सुनी हुई। एक्चुअली अब आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो जो जिस वातावरण में होता है, जैसे बात, एक कहावत है कि कुएं का मेंढक कुएं में ही उसको अच्छा लगता है, कुएं में ही रहता है, बाहर निकाल दो तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। और भी कुछ कहावतें हैं इस टाइप के। तो ऐसा ही एक मुझे कहानी याद आ रही थी कि एक बार ऐसा था कि दो दोस्त थे और सड़क में जो ये ये जो बेचने वाली होती हैं, फेरी लगाकर बेचने वाली होती है, वो सड़क में बैठती थी अपनी टोकरी लेके, और एक तो मछली लेकर बैठती थी। वो मछली वाली थी, मछलियाँ पकड़ के लाती थी, टोकरी में पकड़ के लाती थी और सड़क पे रखकर बेचती थी। उसी के पास में एक दूसरी उसकी जो दोस्त बन गई थी, वो फूल लेकर आती थी। फूलों की छोटी छोटी गूंथ के छोटा छोटा माला गजरे बनाती थी, फूल बेचती थी, फूल बेचने का काम करती थी। दोनों आती जाती थी, दोनों साथ में बैठती थी, बातें करती थी, अपना अपना काम करती रहती थी। देखते देखते दोनों जब भी काम टाइम मिलता था तो आपस में बतियाती रहती थी। तो एक बार क्या हुआ, अचानक ही कुछ मौसम खराब हुआ, और मौसम खराब में तो अब शाम का टाइम हो गया, फटाफट अपने वो टोकरी को उठाकर घर जाने के लिए तैयार हुए। तभी किसी ने आके बोला, फूल वाले को बोला कि तुमको तो नदी के उस तरफ जाना है और ऐसा है कि तुम नहीं जा पाओगे, इस समय पे मौसम खराब है, उधर का रास्ता रुक गया है, तुमको तो तुम्हारा रास्ता बंद है। अब वो परेशान हो गई कि मुझे तो जाना है घर, मैं कैसे जा पाऊँगी। तो जो मछली वाली लेडी थी उसको बोली कि ऐसा है, तुम मेरे साथ चलो, आज मेरे घर चलो, वहीं रुक जाना, रात को सुबह आ जाना, कोई परेशानी नहीं है, तब तक तुम्हारा रास्ता खुल जाएगा। अब वो क्या करती, परेशान हो गई। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। वो मछली वाली के घर वहाँ चली गई। अब मछली वाली ने अपना छोटा सा एक पीछे एक जैसे एक क्या बोलते हैं उसको, कुछ रूम जैसे झोपड़ी टाइप का उसका बना हुआ था, वहीं मछली की टोकरियाँ उसकी बेचने वाली रखी हुई थी, वहीं उसने चूल्हा अपना रखा हुआ था, खाना बना, उसने चूल्हे में रोटी वोटी बड़े प्यार से बनाई, उसको खिलाई शाम को, और कहा मैं यहाँ कपड़ा बिछा देती हूँ, तुम आराम से यहाँ सो जाओ। तो वो मछली अब वो खाना वाना खा के सो गई। सो नहीं गई, वो जैसे जैसे सोने का प्रयत्न कर रही थी तो उसको वहाँ की जो स्मेल थी, बदबू थी मछली की, वो सोने नहीं दे रही थी, उसको परेशानी हो रही थी। तो वो बहुत जब परेशान हो गई तो मछली वाली ने कहा कि ऐसा करो कि तुम थोड़ा बाहर इधर आ जाओ। टोकरी से उसको हटाया और उसकी जो फूल वाली टोकरी थी ना, वो उसके सिरहाने पे ला के रखी कि अब तुम ऐसा करो, अब इसको सिरहाने रखो और तब सो। और उसने सिरहाने रखा और वो सो गई, उसको नींद आ गई। अगले दिन वो फिर सुबह उठी, दोनों सुबह उठी और अपना तैयार होके वहाँ से काम पे फिर आ गई। उसने दिन भर वो अपना काम करती रही, फूल बेचने का, मछली बेचने का उसका। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि अगले दिन वो कहने लगी कि मैं तुम्हारे घर गई थी और तुम मेरा भी घर देख लो, अच्छा लगेगा, तुम मेरे घर चलो आज। तो उसने कहा कि इसको चाहते हो, चलो ठीक है, आज मैं तुम्हारे घर रुक जाते हैं। अब वो फूल वाली उसको अपने घर ले गई, मछली वाली को, अपनी फ्रेंड को।
अब वो उसकी भी छोटी सी बनी हुई एक झोपड़ी टाइप की छोटा सा घर था, उसमें उसने बड़े प्यार मोहब्बत से उसको रख के और उसको खाना वाना खिलवाया और फिर वही अपना बिछा दिया उसका बिस्तर वहीं और कहने लगे कि चलो सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठ के फिर काम पे चलेंगे। और सो गए दोनों। अब फूल वाली तो अपने घर में सो गई आराम से, जो मछली वाली थी उसको नींद नहीं आ रही थी। अब मछली वाली को क्यों नहीं नींद आ रही थी बताइए, कि उसके घर में तो फूलों की कई टोकरियां रखी हुई थी, फूल थे, खुशबू दे रहे थे। मछली की एक अलग से एक स्मेल थी, जबकि जो फूल वाली को नहीं भाई थी। लेकिन मछली वाली को भी फूल वाली के यहाँ नींद नहीं आ रही थी, उसको भी वो गंध नहीं भा रही थी। अब फूल वाली भी समझ गई, उसने भी वही काम किया, उसने उसका अलग से फिर बिस्तर थोड़ा दूर लगाया और वो अपनी, क्योंकि प्रॉब्लम उसको मालूम थी कि क्या वातावरण में क्या होता है, और दूर लगा के उसने भी क्या किया कि उसको फिर उसकी टोकरी जो मछली वाली थी उसके सराहने रख दी और कहा कि सो जाओ। और वो जैसे ही लेटी और वैसे ही वो सो गई। तो फूल वाले को अपनी फूलों की गंध में सोने की आदत थी और मछली वाले को अपनी गंध में, मछली की गंध में सोने की आदत थी। तो फर्क दोनों में कुछ नहीं, अपने अपने वातावरण में दोनों रमी हुई थी और इसलिए वहाँ डिफरेंट होते ही उनको नींद नहीं आ रही थी और फिर जैसे ही वो उनको अपना एटमॉस्फेयर मिला और वो सो गई। तो ये बात सही है कि जैसे कहते हैं कि कुएं का मेंढक कुएं में ही रहता है, और मतलब जैसा इंसान जहाँ कंफर्टेबल, जहाँ उसको अपनापन लगता है ना, वही वो कंफर्टेबल फील करता है और वहीं रहता है। इस कहानी में भी हमने कुछ ऐसी छोटी सी एक कहानी थी जिसमें मैंने बताया आपको, इसी टाइप की चीज़ देखी। एक और मुझे किस्सा याद आ रहा है, एक छोटा सा किस्सा है कि बथुए का साग। बथुए का साग में क्या था ना, ये गांव में बहुत एक माँ बेटे रहते थे, गरीब थे काफ़ी, छोटी मोटी सी जो अपनी ज़मीन में ही कुछ उगा लेते थे, गुजारा कर लेते थे, बाकी कुछ अपना कोई गुजारे का कुछ साधन नहीं था, तो जैसे तैसे भी करके गुजारा चल रहा था। तो एक बार क्या हुआ कि मौसम बिगड़ा हुआ था, कुछ पैदा नहीं हो रहा था, तो उसकी माँ क्या करती थी कि बाहर घर के बथुआ उगा रहता है, बथुआ आपने जाना होगा, बथुए का साग। बथुआ क्या होता है कि कहीं भी ये, इसका क्या है कि कहीं भी खाद में किसी भी जगह पर ये उगाता है वैसे ज़्यादातर। तो इसके कोई बीज की इतनी मुझे नहीं लगता कि पता नहीं आवश्यकता होती है नहीं होती है। मैंने अक्सर देखा है कि जब भी हमने कभी अगर अपनी गार्डन में, क्यारी में कभी कुछ लगाया तो बीच बीच में बथुआ भी निकल आया। हालांकि बथुआ मार्केट में मिलता है और ऐसे ही दाम में उसको खरीदना पड़ता है, ऐसा नहीं, बहुत अच्छा रहता है, पौष्टिक भी होता है, अच्छा लगता है, गर्म होता है, सर्दियों में खास करके खाया जाता है। तो डेली है, लेकिन अब एक ही चीज़ डेली खाते खाते किस तरह से इंसान उग जाता है। बथुआ खा के बेटे को परेशानी होती थी, माँ बनाती थी, डेली मजबूरी थी माँ की कि डेली फिर आपने बथुआ बना दिया, फिर बथुआ बना दिया, मैं नहीं खा सकता। अब उसके पास कोई चारा नहीं था कि हमारे पास कुछ साधन नहीं है, मैं डेली अब तुम्हें बथुआ ना खिलाऊं तो क्या करूँ। अब वो परेशान हो गए, कहने लगी कि ऐसा कर, बहुत बड़े सिटी में मैं तुझे एड्रेस बताती हूँ, शहर में, मुंबई शहर में तेरी एक रिश्तेदार बुआ रहती है, वहाँ तू चला जा और कुछ दिन के लिए जब वहाँ रह के आ जा, तब तक मैं ज़मीन में कुछ और उगा लूँगी, कुछ कर लूँगी, मैं कुछ साधन करूँगी। इस समय मैं बहुत मजबूर हो गई हूँ, मैं 2 वक्त की रोटी उनसे नहीं निकल पा रही थी। और उसने बेटे को वो एड्रेस दिया और किसी तरह से अपने कुछ पैसे ऐसे देकर उसको वहाँ के लिए रवाना कर दिया, सिटी के लिए। अब सिटी में वो जाकर जैसे जैसे एड्रेस पूछ के अपनी वहाँ जो बुआ का घर था, किसी तरह से वहाँ वो पहुँच गया। अब पहुँचकर बुआ ने देखा कि हाँ वो गांव से आया, वो बहुत टाइम से कभी गांव नहीं आई थी, वो वहीं रहती थी, स्थिति उसकी आर्थिक रूप से संपन्न थी। वहाँ उसने चकाचौंध रह गई, उसकी आंखें, कितनी अच्छा बुआ का घर है, कितना अच्छा। अब मेरे दिन, मतलब मैं यहीं रह के खाऊंगा, मुझे नहीं बर्दाश्त होगा कि मैं यहाँ से जाऊँ कहीं। बुआ तो कितनी अच्छे से मुझसे प्यार भी कर रही है, बुआ कर भी रही थी। तो बुआ ने थोड़ी देर बाद उसने कहा कि बेटे भूख लगी होगी, खाना खाओगे कि हाँ। फिर तुरंत ही बुआ ने कहा अच्छा मैं लगवाती हूँ। बुआ अंदर पहुँची तो देखा खान सामा ने जो खाना बनाया हुआ था वो तरह तरह से कुछ भी पकवान बनाए हुए थे उसमें। तो बुआ ने तुरंत कहा कि नहीं, तुरंत अभी इसी वक्त तुम कहीं से भी मार्केट से
यहाँ मिलता हो या नहीं मिलता हो, मेरी वहाँ पे बथुआ बहुत बनता है, बथुआ बहुत होता है। इसको बथुआ खाने की आदत होगी, ये बिना बथुए के कैसे खाना खाएगा। और बुआ ने तुरंत ही बथुआ मंगवाया, वहाँ से महंगा मिला होगा जो भी कुछ था, और लाया और तुरंत ही बनवाया। और जब खाना लगाया, बड़े प्यार से भतीजे को बुलाया और कहा आओ अब खाना खा लो, देखो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही पसंद का, यहाँ तुम ये मत समझना कि शहर में तुम्हें पेट भरना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि जहाँ के लोग जो होते हैं वो खाना नहीं खा पाते, और उस चीज़ को देखते हुए मैंने तुम्हारी जो भैया के घर में जो होता है ना बथुआ, तुम बथुआ खाने की आदत होगी, तुम उसके बिना नहीं खा पाओगे। लो सबसे पहले मैंने तुम्हारे लिए बथुआ बनवाया, और वो बथुआ उसके आगे आ गया। अब वो बथुए को देखते ही अवाक रह गया कि ये क्या, मतलब यहाँ बथुए का साग, इसका कहानी का छोटा सा नाम था कि वो वहाँ पहुँचा तो किस्मत देखिए कि एक जगह उसे मजबूरी थी, वहाँ बथुआ मिलता था, और जहाँ उसे मजबूरी कुछ नहीं थी, जहाँ सब कुछ संपन्न था, वहाँ उन्होंने एक VIP तरीके से उसको वो बथुए का साग उसके आगे परोसा गया, और फिर से वो बथुए का साग ही आगे आ गया। बस कहानी इतनी है, इसका आश्रय आप समझ लें, कुछ भी समझें, जो भी कुछ है कि कभी कभी क्या होता है ना कि जिसको हम बिल्कुल आम समझते हैं वही कभी खास हो जाता है, और जब कभी किसी चीज़ को हम खास समझते हैं तो वो इतनी आम हो जाती है, दोनों ही बातें हो जाती हैं। तो ये हर किसी का समय है और हर किसी की किस्मत है कि किसी के लिए कुछ खास है तो वो क्या है, और किसी के लिए कुछ आम है तो वो क्या है। तो आज मैं इसके अलावा आपको एक छोटी सी अपनी लिखी हुई एक कविता सुनाना चाहूँगी, चाची, जो मैंने बहुत साल पहले लिखी थी, वो ये चिल में जब हम रहते थे। वहाँ क्या होता था कि जब एक लेडी चाची करके उसको सब बोलते थे, बुरके में वो आती थी, तो जब भी कभी किसी के घर में कोई बच्चा मतलब पैदा होता था कोई भी, तो डिलीवरी के बाद में अक्सर आपने देखा होगा कि फिर मालिश करने के लिए जो बुलाए जाती है, मालिश वाली वो अलग ही है। तो चाची जो थी मालिश वाली थी, और मुझे शुरू में मालूम नहीं था, मैं अपनी बालकनी से देखती थी क्योंकि अक्सर वो बुरके में कभी इधर से कभी उधर से, दूसरे ब्लॉक से इधर से निकलते हुए मैं उनको एक ही बुरके में मैं देखती रहती थी। फिर मैंने किसी से पता किया कि वो पता चला कि ये चाची है, इस तरह से मालिश करने के लिए आती है जब भी कहीं किसी के यहाँ छोटा बच्चा होता था उसके बाद। तो मैंने उनको देखकर अक्सर, फिर कई साल हो गए मैं वहाँ रही, मैं देखती रहती थी कि चाची आती रहती थी, कभी इधर कभी उधर, मुझे वो बुरके में वो नजर आती रहती थी। तो उस समय मैंने वो ये कहानी लिखी थी, तो अभी मैं आपको वो कहानी सुनाती हूँ। तो कहानी का नाम है चाची। लखनऊ की सरजमी पर पांव रखे अब तो बरसों हैं बीत गए, तब से सड़कों के कई मोड़ों पर इधर से जाते हुए उधर से आते हुए एक भूरे रंग के बुरके में एक आकृति अक्सर मुझे नजर आती है। कई बार कौतूहल हुआ पर भूरी छाया को पकड़ नहीं पाई। पड़ोस से पूछा तो पता चला कि बाल वाले चाचा की चाची है वो। जब भी किसी के घर में कोई नन्ही किलकारी आती है, बुरके वाली चाची उसकी मालिश करने आती है। अब तो बरसों बीत गए हैं, पर चाची हर मोड़ पर आज भी कहीं भी नजर आ जाती है। बुरका पुराना होकर तार तार हो गया, उसका रंग कुछ बदरंग सा हो गया, सिलसिल कर अब वो छुपड़ छुपड़ हो गया। चाची की चाल डगर मगर हो गई, कुछ डगमग सी हो गई। वो नन्हे नन्हे मुन्ने मालिश वाले किशोर आज मोटरसाइकिल पर सवार होकर जब पास से गुजरते हैं चाची के, तब चाची अपने कांपते हाथों से रुकने का उनको इशारा करती है। जिनकी किलकारी में उसने मालिश की है, बहुत सारे बच्चों की मालिश की चाची ने, जो भी वहाँ एक मतलब था कि जो भी होते थे तो चाची को बुला लिया जाता था। तो चाची अपने कांपते हाथों से उनको रुकने का इशारा करती है। थोड़ी दूर छोड़ दोगे बेटा, कहकर विनती सी करती है। और कभी कभी चाचा की साइकिल पर धीरे धीरे डगमग करके बैठती चाची कैरियर पर पीछे बैठी भी नजर आती है। वहीं अपने भूरे चोले से अपने आप को ढककर, जिसे इतने वर्षों में मैंने
कभी उघाड़े नहीं देखा। चाची एक मूर्ति की तरह मुझे अक्सर नजर आती है। तो वही चाची मूर्ति की तरह से मुझे अक्सर नजर आती थी। तो यही मैं कई साल पहले एक ये कहानी लिखी थी। ये सब जो भी कहानी है या मेरी जो मैं अपनी कविता मैंने लिखी थी, तो अमिता मेरी यह कहानी मेरी सब एक एहसास है, मेरे एक अंदर का एहसास है जिसको मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। और मतलब सिर्फ ये एहसास कराने की कोशिश करती हूँ कि वास्तव में अगर एहसास के सहारे ही हमारी लाइफ में बहुत कुछ चलता है। एहसास नहीं होता तो शायद ये घर, ये रिश्ते, ये नाते शायद एहसास के सहारे ही खड़े हुए हैं, ये सब कुछ नहीं चल पाएंगे। तो इसी तरह से मैं आपके समक्ष और भी अपनी स्टोरी टाइम में आपके आगे भी लेकर आती रहूँगी। और तब तक के लिए जीवन दर्शन में मुझे अंजू शर्मा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।